हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और आज है 3 अप्रैल 2023। और आज का न्यूज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा न्यूज़ तो था नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया नहीं है। तो पहला न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इंडियन जॉबलेसनेस राइजिंग टू 3 months हाई एट 7.8% अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेकेंड इज़ इंडिया मार्च मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हिट्स 3 month हाई बट जॉब कट्स रिज्यूम। Third is UPI trades up 82% in financial year 23. March transaction at record high of 870 crore. And the last is public sector bank undertaking unclaimed deposits of over 35,000 crore transferred to RBI according to Ministry of Finance. तो ये सारे न्यूज़ है, इसे मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू इंडियाज जॉबलेसनेस। तो यहाँ पे बात हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है क्या? सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि अनएम्प्लॉयड किसको बोलेंगे पहले। तो अनएम्प्लॉयड किसी पर्सन को कहने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया कि ही और शी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, 16 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। और सेकंड क्राइटेरिया है कि दे शुड बी एक्टिवली लुकिंग फॉर द जॉब। ऐसा नहीं है कि वो जॉब ढूंढ नहीं रहे हैं तो उसे हम अनएम्प्लॉयड पर्सन कह देंगे। तो 16 या उससे ज़्यादा का एज होना चाहिए और वो जॉब सीख कर रहे हो, तभी हम लोग अनएम्प्लॉयड पर्सन कहेंगे किसी को। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया बेसिकली नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन। हाँ, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। हाँ, तो ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इस फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। सॉरी, अनएम्प्लॉयड। हाँ, तो ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेफिनेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल बढ़ेंगे, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। और दूसरा रीजन हो सकता है कि ये डिनोमिनेटर घट जाए, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। दैट इज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, इसे कहते हैं लेबर फोर्स। लेबर फोर्स इसे ही कहते हैं कि जो एम्प्लॉयड हो या फिर एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हो, उन्हें ही हम लेबर फोर्स में लेंगे। बाद बाकी लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होगा। एक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? यही लेबर फोर्स, दैट इज लेबर फोर्स मतलब कि नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड प्लस हु आर सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन। मतलब कुछ लोग तो ये हो गए लेबर फोर्स में जो एम्प्लॉयड है ऑलरेडी, कुछ हो गए जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। पर एक और कैटेगरी का लोग है जो एम्प्लॉयमेंट चाहते ही नहीं है, तो वो इसमें आ जाएंगे एडल्ट पॉपुलेशन में, कि एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो और दोज आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब एट ऑल। हाँ, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसी का रेशियो है। तो अकॉर्डिंग टू सीएमआई जो आया, दैट इज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उनके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इस बार मार्च महीने में बढ़ा है। अगर हम लोग ट्रेंड का देखें, दैट इज दिसंबर 22 से देखते हैं, दिसंबर 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 8.3%। उसके बाद जनवरी 23 में जो हमारा नया साल आया उसमें इट वॉज 7.14%। फेब्रवरी 23 में इट वॉज 7.45%, ये बढ़ गया थोड़ा सा। फेब्रवरी में बढ़ गया। मार्च में इस बार मार्च का जो आया है इट इज 7.8%। तो फेब्रवरी में बढ़ा, फिर मार्च में फिर से बढ़ गया, राइट। तो ये 3 मंथ्स हाई है। इन 3 मंथ्स में अगर हम देखें तो 7.8%। मतलब मैं ये डेटा इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग को एक आइडिया रहे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चलता रहता है। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं 7.5% से 8% के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब कि अगर 8% मतलब अगर 100, दैट इज ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर 100 जो है लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स 100 लोग है लेबर फोर्स में, दैट इज एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, तो उसमें से 8 लोग अनएम्प्लॉयड है, राइट। 8% का मतलब यही हो गया। इसमें अर्बन अर्बन
अनएम्प्लॉयमेंट रेट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट में थोड़ा डिफरेंस रहता है। अर्बन में ज़्यादा रहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जैसे मार्च मंथ में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 8.4% और वही रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 7.5%। यही एवरेज आउट होकर के 7.8% मार्च में आया। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहता है। बेसिकली यहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है। बहुत कोई जो है एक्सेस लेबर काम कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड। तो मैंने जैसे कहा कि एक तो ये मार्च में ये रीज़न है कि क्यों बढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। दूसरा एक और रीज़न हो सकता है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, हाँ, वो एक्चुअली घट गया। तो हमने कहा था जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर बढ़ना है, हाँ, तो फिर दो तरीका है, या तो न्यूमरेटर अनएम्प्लॉयड पीपल बढ़ जाए या तो फिर लेबर फोर्स जो है वो घट जाए। तो इसमें से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसी लेबर फोर्स से कैलकुलेट होता है ना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो है लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन। तो लेबर फोर्स अगर घटेगा तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घटेगा तो लेबर फोर्स घटेगा, लेबर फोर्स घटेगा तो ये डिनोमिनेटर घटेगा, और डिनोमिनेटर घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, राइट। तो इसलिए मार्च मंथ में क्या हुआ, फेब्रवरी से कंपेयर करें तो फेब्रवरी में 39.9% था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये घट गया टू 39.8%। तो ये 0.1% से घट गया। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर बिकॉज ऑफ विच अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो मार्च मंथ में 7.8% आया। तो इंडिया में एक्चुअली में अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी चल रहा है, एंड गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट कि वो जितने वैकेंसीज हो उसे फिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी है इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर के। स्टेट वाइज अगर कोई पूछे कि विच स्टेट, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो पहले आता है सबसे ऊपर में हरियाणा। बहुत ही छोटा सा स्टेट है, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे 26.8% है। मतलब कि 100 लोग में 26 लोग अनएम्प्लॉयड है, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर जॉब बट दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब। हरियाणा है, उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान सेकंड नंबर पे इसका है 26.4%, बहुत कम पीछे नहीं है, एकदम जरा सा मार्जिनल डिफरेंस है। इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर थर्ड नंबर पे 23.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। फिर है सिक्किम है, एंड सिक्किम में 20.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सिक्किम के बाद बिहार है, टॉप 5 में ये सब है 17.6। इसके बाद बिहार के बाद झारखंड है। सो दिस ये ट्रेंड है, मतलब हरियाणा इज द मोस्ट में सबसे ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। लोएस्ट अनएम्प्लॉयड का बात करें स्टेट, तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 0.8%। उसी तरह छत्तीसगढ़ का भी सेम है, छत्तीसगढ़ का भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम 0.8% है। So this was all about the trends in unemployment. So urban joblessness remained at a high of 8.4% compared to about 7.5% in the rural area. The Center for Monitoring Indian Economy data released on Saturday revealed. Next देखते हैं, India's March manufacturing PMI hits 3-month high. बट जॉब कट्स रिज्यूम, मतलब जॉब कट्स अभी हम लोग बात ही कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट का, तो जॉब कट्स तो ऑब्वियसली ये हो ही चल ही रहा है। फिर भी जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छा आया है इस बार का, मार्च मंथ का। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हम लोग एक बार ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। ये मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आता है और सर्विस सेक्टर का भी आता है, दो सेक्टर का आता है, सेपरेट डेटा आता है। ये मंथली सर्वे होता है, मंथली आता है हर मंथ, और ये बेसिकली प्राइवेट कंपनीज का सर्वे किया जाता है। प्राइवेट कंपनीज के सीईओ से जाके पूछा जाता है, 5 सर्वे पैरामीटर्स होते हैं, 5 चीज के बारे में पूछते हैं, उसी हिसाब से पांचों पैरामीटर को मार्क्स देते हैं और फिर कैलकुलेट करके इंडेक्स निकालते हैं। और इसका अगर कैलकुलेशन 50 से ज्यादा आता है वैल्यू तो उसे एक्सपेंशन बोलते हैं, अगर 50 से कम आता है तो मतलब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो ये 5 सर्वे किस चीज से रिलेटेड होता है, तो पहला हो गया एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछते हैं कि वो कितने लोग हायर करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, राइट। फिर कोई नया ऑर्डर आया है कि नहीं कंपनीज के पास, मतलब कोई डिमांड है कि नहीं कि हाँ मुझे 1,000 पीस ऑफ कार चाहिए, ऐसा कुछ ऑर्डर है कि नहीं ऑटोमोबाइल कंपनीज के पास, जैसे एग्जाम्पल। फिर वो प्रोडक्शन कितना करने वाले हैं आगे, हाँ उनके। चौथा हो गया कि उनका इन्वेंट्रीज कितना है, कितना अनसोल्ड आइटम्स है, कितने फिनिश्ड गुड उनके पास है, इन्वेंट्रीज क्या है। और लास्ट में सप्लाई डिलीवरीज के बारे में, सप्लायर्स डिलीवरीज मतलब उनका डिलीवरी सिस्टम कैसा है। तो ये 5 पैरामीटर्स को सर्वे करते हैं और मार्क्स देते हैं, हाँ।
और इसी के अकॉर्डिंग जो है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कैलकुलेट होता है। तो ये पॉइंट वाइज, जैसे पैरामीटर 1 हो गया, हाँ, उसको 1 का वेट दे देंगे अगर वो उस पैरामीटर में इंप्रूवमेंट हो रहा है तो। फिर जैसे पैरामीटर 2 है, इसको 0.5 का वेटेज दे देंगे अगर उस पैरामीटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो, हाँ, देयर इज नो चेंज। और अगर डिक्लाइन हो रहा है पैरामीटर 3 तो उसको जैसे 0 का वेट दे दिए। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है और फिर एक नंबर आता है, अगर वो नंबर ग्रेटर देन 50 है मतलब इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा है। तो फरवरी मंथ में जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आया था, दैट इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का, वो 55.3 आया था। और इस मार्च मंथ में जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आया वो आया 56.4। तो ऑब्वियसली ये 50 से ग्रेटर है तो मतलब इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा है, देयर इज इंक्रीज। तो इंडियन इकोनॉमी में एक्चुअल में इसलिए इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडियन इकोनॉमी अराउंड 6.9% से ग्रो करेगा। नेक्स्ट ईयर ऑफकोर्स स्लो डाउन होगा तो इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6%। तो ये इंप्रूवमेंट क्यों हुआ 55 से 56 क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स इस इन्हीं पैरामीटर्स में कहीं इंप्रूवमेंट हुआ होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो नहीं बढ़ रहा है, दिस इज नॉट इंक्रीजिंग, देयर इज जॉब कट्स, हाँ, पर डिमांड जो है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन गुड्स का वो ज़्यादा है, इंडियन गुड्स का डिमांड अच्छा चल रहा है, इस कारण से ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़ रहा है। तो डिमांड इंक्रीज होने से क्या होता है, जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, ये वाला फैक्टर ये इंप्रूव हो रहा है, हाँ, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है कि डिमांड ऑफ गुड्स ज़्यादा होने से। और दूसरा कारण है कि जो न्यू ऑर्डर्स है वो कंपनी का डिमांड होने से न्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं कंपनीज के पास। तो इन कारण से जो है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है इंप्रूव हुआ है। So this was all about the story. तो optimism about future output slipped to an 8-month low due to concerns surrounding competitiveness and general inflation. हाँ, पर ये जो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो ग्रो होना चाहिए था उस रेट से नहीं ग्रो हुआ, क्योंकि अभी जो है इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है वर्ल्ड में, हाँ, रिसेशन आने वाला है। तो वी एक्सपेक्ट टू ग्रो बाय मोर देन, इसलिए जो ग्रोथ रेट है हम लोग एक्सपेक्ट करें कि आगे इट विल डिक्रीज, दैट इज अभी 6.9% है तो आगे चल के इट विल डिक्लाइन, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू डिक्लाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट इज यूपीआई ट्रेड्स अप 82% इन फाइनेंशियल ईयर 23, मास ट्रांजैक्शंस एट ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 870 करोड़। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि यूपीआई का ट्रेंड क्या चल रहा है, यूपीआई कितना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और प्रीवियस अगर हम लोग हाई का बात करें तो लास्ट हाई था जनवरी मंथ में देखा गया था, दैट इज जनवरी 2023 में। इस टाइम में जो है जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, हाँ, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वाज 870 करोड़ नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए थे जनवरी मंथ में। और जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस था, अगर वैल्यू रुपीस टर्म में बात करें तो वो था रुपीस 12.98 लाख करोड़, दैट इज 12.98 ट्रिलियन। इतना अमाउंट ऑफ, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन का बात करें तो 12.98 लाख करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन किया गया था। यूपीआई ट्रांजैक्शन जो एमपीसीआई से डेटा अगर लेके देखे तो फाइनेंशियल ईयर वाइज अगर हम कंपेयर करें, दैट इज लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22 और इस साल फाइनेंशियल 23 जो अभी मार्च में खत्म हुआ, अगर हम लोग कंपेयर करें तो टोटल ट्रांजैक्शन जो हुआ था वो था 4597 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ 22 में। वही 23 में जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ वो था 8376 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर हम लोग अमाउंट के टर्म में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में अराउंड रुपीस 84 लाख करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ था, लाख करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ था। वही 23 में अगर हम लोग बात करें अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन का, दैट इज रुपीस 139 लाख करोड़। तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ 84 से 139 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मोर देन डबल। तो एक्चुअली नॉट मोर देन डबल, ऑलमोस्ट डबल। तो ये इसमें जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसमें अराउंड 65.3% का ग्रोथ रेट हम लोग देख सकते हैं। सो देर इज रोबस्ट इंप्रूवमेंट, हाँ। और अगर हम लोग सिर्फ कैलेंडर ईयर का बात करें, ये तो फाइनेंशियल ईयर हो गया, फाइनेंशियल ईयर 22 मतलब मार्च 21 से लेकर के मार्च 22, नहीं, अप्रैल 21 से लेके मार्च 22, राइट। और फाइनेंशियल ईयर 23 मतलब अप्रैल 22 से लेके मार्च 23, राइट। कैलेंडर ईयर का बात करें, कैलेंडर ईयर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक होता है। कैलेंडर ईयर में 22 का अगर हम लोग देखें
तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस था वो 7404 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस था और अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन 126 लाख करोड़। तो फाइनेंशियल ईयर में तो सिर्फ मार्च 22 तक आया, बाकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर का डेटा इसमें आ गया, इसलिए ये ज़्यादा है जो फाइनेंशियल 23 का पार्ट था। तो यूपीआई सिर्फ मार्च इस साल का जो अभी मार्च खत्म हुआ, मार्च 23 का बात करें, सिर्फ एक मंथ का मंथ वाइज अगर हम देखें तो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो यूपीआई से किया गया वो 14.05 लाख करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 870 करोड़ रुपीस 870 करोड़ सॉरी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 870 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस किए गए। तो देर इज ए काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हम लोग और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। फेब्रवरी मंथ में यूपीआई ट्रांजैक्शंस कम होता है, क्यों कम होता है? क्योंकि नंबर ऑफ डेज ही फेब्रवरी में कम होता है। नंबर ऑफ डेज कम होने से यूपीआई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम आ ही जाता है। रिसेंटली जो है एनपीसीआई ने कहा कि जो 99.9% ऑफ द यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। ऐसा नहीं कि वॉलेट के थ्रू हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। 99 ऑलमोस्ट 100% जो है ट्रांजैक्शन जो है बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट से ही होता है। और एक और चीज मैं बता दूं कि आरबीआई और एनपीसीआई ने जो है अब एनेबल कर दिया है, दैट इज रुपे लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड जो है, रुपे क्रेडिट कार्ड को जो है यूपीआई से लिंक कर सकते हैं एंड द पेमेंट कैन बी मेड थ्रू यूपीआई। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को है और ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा यूपीआई पेमेंट करने का, राइट। और एक और चीज रिमार्क आरबीआई गवर्नर ने बताया, ये यूपीआई से रिलेटेड है, कि यूपीआई प्लेटफॉर्म का जो एबिलिटी है कि हम लोग यूपीआई के थ्रू 100 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली कर सकते हैं। 100 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डेली। अभी देखिए मार्च मंथ में 870 ट्रांजैक्शंस हुए थे 30 दिनों में, 31 डेज में, राइट। और एक्चुअल में हम लोग 100 करोड़ ट्रांजैक्शन एक दिन में कर सकते हैं, मतलब इंटू 30 मतलब 3000 करोड़। हमने 870 किया, हमारा कैपेसिटी एक्चुअली में 3000 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करने का एक महीना में कैपेसिटी है। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग यूपीआई जो है 100 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकता है। हाँ, और करेंटली हम लोग बेसिकली 20 से 25 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं, जो कि अराउंड 50,000 करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन आल्सो एंडेड फाइनेंशियल ईयर 23 एट ए रिकॉर्ड हाई विद द नंबर ऑफ transactions in March 2020 rising 60% year on year to 870 crore and the transaction value rising 46% to 14.05 lakh crore। तो इसका मतलब कि इंडिया पेमेंट के एंड सेटलमेंट सिस्टम में डिजिटाइज्ड हो रहा है। नेक्स्ट इज पीएसयू बैंक्स अनक्लेम डिपॉजिट ऑफ ओवर 35,000 करोड़ ट्रांसफर टू बैंक्स टू आरबीआई अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो फरवरी के एंड में, दैट इज फरवरी 2023, फरवरी 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट की हुआ था और जो आरबीआई को ट्रांसफर किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, इनको ये ट्रांसफर करना पड़ता है आरबीआई को, अगर जो है किसी डिपॉजिटेड अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, नॉट ऑपरेशन में नहीं है फॉर 10 और मोर ईयर्स, ये कट ऑफ याद रखिएगा कि अगर 10 साल से ज़्यादा हो गया है, 10 या 10 से ज़्यादा साल तक कोई अकाउंट ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग अनक्लेम डिपॉजिट में मानेंगे और वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आरबीआई को ट्रांसफर करना पड़ता है, राइट। ये जो अमाउंट था दिसंबर 2019 में जो अनक्लेम डिपॉजिट था वो 15,000 रुपीस करोड़ था, रुपीस 15,000 करोड़। फिर ये दिसंबर 2020 में ये हो गया अराउंड 20,000 करोड़। और इस साल बात करें दैट इज अभी जो राइट नाउ है फरवरी 2023 में ये अमाउंट आया है 35,000 करोड़। हाँ, अगर प्रिसाइज बोले तो 35,012 करोड़। इतना अमाउंट ये इंक्रीज हो रहा है हर साल, हम लोग देख रहे हैं 1-2 साल में इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि या तो डेमाइस हो रहा है होल्डर का, अकाउंट होल्डर, हाँ, इनका डेथ हो जा रहा है, या तो और एक और कारण हो सकता है जो भी उनके लीगल ईयर्स है उनको पता ही नहीं है कि इनके पास अकाउंट था और वो इनऑपरेटिव है, उनको नॉलेज भी नहीं है अकाउंट के बारे में। इस कारण से जो अनक्लेम डिपॉजिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, बैंकों को नियम है कि आरबीआई ने ऐसा सेट किया है कि अगर 10 से उससे ज़्यादा अकाउंट में इनऑपरेटिव हो तो उसका अमाउंट को आरबीआई को ट्रांसफ़र कर देना होता है। और बैंक को जो है
एनुअल रिव्यू करना होता है सारे अकाउंट्स को, और जो भी अकाउंट जो है 1 साल से ज़्यादा से इनऑपरेटिव है, अगर नहीं उसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो बैंकों को एक्चुअली में वो अप्रोच कर सकते हैं कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए और असरटेन करने के लिए कि क्या रीज़न है क्यों ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। और अगर अनक्लेम डिपॉजिट 10 या उससे ज़्यादा साल के लिए है, तो बैंक को जो है अपने वेबसाइट पे, हाँ, लिस्ट पे दिखाना पड़ता है कि हाँ दीज आर द कस्टमर्स जिसका कि 10 साल या उससे ज़्यादा हो गया है और वो अकाउंट इनऑपरेटिव है, तो उनके पैसे को फिर आरबीआई में ट्रांसफर कर देना होता है। तो एसबीआई जो है टॉप किया है इन द लिस्ट विथ 8086 करोड़ ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट, ऑफ कोर्स क्योंकि एसबीआई इज द लार्जेस्ट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, और इसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट्स है, फॉलोड बाय पंजाब नेशनल बैंक विथ अनक्लेम डिपॉजिट ऑफ 5340 करोड़। दिस इज फॉलोड बाय कैनरा बैंक। तो एसबीआई है, फिर पंजाब नेशनल बैंक है, फिर कैनरा बैंक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली डू लाइक द वीडियो। कल फिर मैं आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर जो आई थिंक वैल्यू एडिशन करेगा आपको। थैंक यू सो मच।